फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चंस आए थे उनके ऊपर रिव्यू करेंगे। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हमारे डीएसएसबी और एचपीएससी एवं नेट में आने वाले हैं। चलिए देरी न लगाते हुए आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है। सेल्डन कौन है? एक वैज्ञानिक जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, अपनी रिसर्च की है। तो उन्होंने व्यक्तित्व को क्या बताया है? व्यक्तित्व हमारा क्या होता है, मानसिक या शारीरिक। और ऑप्शन सी इसमें दे रखा है, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सेल्डन ने जो हमारा वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का, जो हमारा वर्गीकरण किया है वह है शारीरिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा वर्गीकरण सेल्डन के अनुसार हमारा अगर पर्सनैलिटी का है वह है शारीरिक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर, क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा किसने कहा है या कौन मानता है ऐसा? तो ये हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नेस एंड डॉक्टर विलियम, बी डॉक्टर नेस और डॉक्टर बॉर्नेट, सी एच सी बग और डी के अग्रवाल, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा यह ऑप्शन दिया है, इसमें इसने बताया है कि एक बच्चे को खेल के क्षेत्र के लिए कितना वर्ग फुट चाहिए। तो ये दिया है डॉक्टर नेस और डॉक्टर विलियम ने। ये तथ्य है डॉक्टर नेस और डॉक्टर विलियम का। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, 2 का ए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में आदर्श व्यायाम शाला होनी चाहिए, ये क्या पूछ रहे हैं? उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंची कितनी होनी चाहिए? अगर हम इंडोर की बात करते हैं तो आदर्श व्यायामशाला हमारी कितनी होनी चाहिए? जिम्नास्टिक में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसकी लंबाई 20 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 6.5 मीटर होनी चाहिए और ऊंचाई उसकी 3 से 6 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डी। डी ऑप्शन, 20 मीटर जो मैंने आपको बताया है, 6.5 मीटर चौड़ाई हमारी और 3 to 6 मीटर हमारी हाइट हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई थी? बहुत सीधा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं। ये अब तक 2 से 3 बार नेट में आ चुका है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई थी? अब इसमें ऑप्शन है 15 अगस्त 1980, 11 सितंबर 2001, 11 अगस्त 1992 और 19 अगस्त 1992। तो ये हमारी घोषणा की गई थी 1992 में, 19 अगस्त में। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में होकर गुजरती है? जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाना खाने से टुकड़ा तोड़ने तक की जो मूवमेंट हमारी है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कितने पार्ट से में होकर गुजरता है हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट होने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, 7 और 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा 5। ये हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, दांतों के द्वारा काटने वाली प्रक्रिया भी हमारी इसमें आएगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हमारा लिया गया है बायोमैकेनिक्स से। व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया बढ़ती है? एक सिंपल सा आधार है। अगर हम नॉर्मल भी किसी से पूछेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या एक्टिविटी ज्यादा होती है? हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, सांस लेने की। और सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमारी बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? इसने क्या पूछा है, बच्चे को दी जाने वाली शारीरिक गतिविधि जो उसका व्यक्तित्व विकास करती है, उसमें दी जाने वाली सारी समृद्ध शिक्षा जो दी गई है, सारी शिक्षा किसने माना है कि सारी शिक्षा में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है? तो यहाँ पर ये हमारा विद दिया था जेपी थॉम्स ने। जेपी थॉम्स का ये मानना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटो ने मानवीय विचार को कितने भागों में बांटा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लेटो ने मानवीय विचार, हमारे जो आचार विचार है, बात करने के जो हमारे विचार को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर इसने दिए हैं 2, प्लेटो ने 2 ही दिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। हम अपने विचार 2 ही तरह से रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? ये लास्ट टाइम पीजीटी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की प्रक्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? तो बालक निकट और दूर देखने की हो सकती है, सोचने की हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, तो उसका संबंध किससे लिया गया है? यहाँ पर सर से। हम अपनी आंखों के द्वारा निकट दूर देख सकते हैं, क्योंकि थ्रो भी अगर हम करेंगे तो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी कि हम थ्रो कितनी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसने क्या बोला है, जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब हमें गलत ढूंढना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन पढ़ते हैं, इससे गुरुत्व केंद्र की जानकारी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। यह मानव शरीर के बल और उनसे संबंधित नियमों व सिद्धांतों को समझने में सहायक है। बिल्कुल सही है। इसका ज्ञान खोज के लिए आवश्यक नहीं है। या उपयुक्त सभी, इसका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। इसमें ये क्वेश्चन हमारा आंसर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर भी आपको गलत ढूंढना है, गलत क्या है। क्वेश्चन है अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन इसमें फिर सारे पढ़ते हैं। इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता, इसमें मन स्थिति पर जोर दिया जाता है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये गलत लग रहा है। नित्य सर्वत्र कीरक जैलेंडर इसके समर्थक थे नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इसके अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। आंतरिक रस में पूछ रहा है वही। आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया गया है और राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेस, बिल्कुल सही है, इरेसिपन, ठीक है, और लाइपेज। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी। तीनों क्वेश्चंस, तीनों आंसर्स आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। सारे आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ था? और सभी बता देंगे यूनान। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन भी पचा जाते हैं?
यहाँ पर हमारी कैटेगरी दी गई है एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। इनमें से पाचन क्रिया किसकी बेस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका अच्छे से वर्कआउट करता है? तो यहाँ पर जो एंडोमॉर्फ व्यक्ति होते हैं उनका पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य ढूंढना है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह बुराई से बचने में सहायक है। बुराई से बचने में सहायक है, सही है क्वेश्चन ये। यह सही कार्य हेतु लोगों को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। समिति संसाधनों पर विवादों को हल करने में सहायक है, ये भी सही है। शारीरिक क्षमता को कम करता है, नहीं, यह गलत है। तो हमारा रॉन्ग आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि अगर हम राइट आंसर ढूंढ रहे हैं तो डी हो जाएगा, यह शारीरिक क्षमता को कम करती है या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। ये भी हमारा वही जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बना था उनकी कैटेगरी डिफाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं? एंटोमॉर एक्टोमॉर्फ जो आपके क्लासिफिकेशन सेल्डन वाले दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर जो पिकनिक लोग होते हैं वो गोल, भारी शरीर तथा हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। किलपैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। किलपैट्रिक ने भी सीखने के हमारे नियम दिए गए हैं। तो किलपैट्रिक ने कैसे कैसे बताया है कि हमारे जो सीखने की एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, उनको कैसे कैसे है? सहयोग, सहवृत्ति सीखना और मुख्य सीखना। ये ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। यहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर ढूंढना है। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। कार्यक्रम निर्माण करना, कार्मिक प्रबंधन, मनोरंजन करना व वित्तीय प्रबंधन। कार्यक्रम निर्माण करना शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है, क्योंकि ये बाहर से डिसाइड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। इसमें भी रॉन्ग आंसर हमें ढूंढना है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। सत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता, दबाव समूह परिस्थिति, सत्ता और आयु, उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्ता और आयु, हमारी एज कैटेगरी भी यहाँ पर हमारी विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। चलिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से नहीं है, संबंधित नहीं है? अब इसमें आपको यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, रिसर्चर के नाम दिए गए हैं कि सीखने के नियम, लर्निंग लॉ किसने नहीं दिए। यहाँ पर 4 हैं, चारों में से कोई एक ऐसा मिलेगा जिसने लर्निंग लॉ नहीं दिए। थॉर्नडाइक, जिसने बहुत सारे जानवर पर दिए। पेवलव, इसने भी जानवर के ऊपर। कोलाहर ने अपने बेटे के ऊपर दिया था। जेम्स मिल, जेम्स मिल एक ऐसा ऑप्शन है जिसने कोई भी सीखने के नियम नहीं दिए हैं, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व कर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य क्या है? जो नेतृत्व करता है उसका काम क्या रहेगा? नेतृत्व करने वाले को पढ़ाना, दवा वितरण करना, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करना, शिक्षण कार्य को शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। अब जो नेतृत्व कर रहा है उसका काम क्या रहेगा? शिक्षण कार्य का नेतृत्व या निरीक्षण करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम नेट में पूछा गया था। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 25, 30, 15 और 10। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा 25। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स के सदस्य होते हैं 25, 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? NSNIS कहाँ पर है? बिल्कुल सीधा, वेरी गुड, सही जवाब बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, पटियाला।
तो NSNIS नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है हमारा? पटियाला पंजाब में है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। परियोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसने दिया? परियोजनवाद, परियोजन, हम किसी चीज का परियोजन कर रहे हैं, उसमें क्या है? सत्य है तथा ज्ञान का सिद्धांत हमें सिद्धांत, सॉरी, अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है। ये किसने दिया था ये कथन? ये कथन हमारा आएगा प्लेटो के द्वारा। तो परियोजनवाद सारे सिद्धांत किसने दिए थे? प्लेटो ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रक्षेप के रूप में किन दो व्यक्तियों को भेजा गया था? 1960 के रोम ओलंपिक, देखो क्वेश्चन दो यहीं से बन जाते हैं। 1960 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ? रोम में। या फिर रोम में कौन सा दूसरा ओलंपिक हुआ था? 1960 वाला। वेरी गुड। अब इसने क्या पूछे? कौन से दो व्यक्ति भेजे गए थे जो भारत का प्रक्षेप कर रहे थे, यानी कि भारत को प्रदर्शित कर रहे थे? रोम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भेजे गए थे। तो यहाँ पर हमारे राइट आंसर थे यार, जो दो व्यक्ति थे वे थे M.K. कॉल और M.M. कपूर। M.K. कॉल और M.M. कपूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो व्यक्ति यहां पर भेजे गए थे, M.K. कॉल और M.M. कपूर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले में खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत लाया गया? ये क्या है हमारा? LNUPE जो हमारा कॉलेज है उसको किस वर्ष, किस साल में लाया गया? कहां पर? खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत लाया गया। उसको लाया गया था 2000 में, 2000 में उसको खेल मंत्रालय में प्रदर्शित किया गया था या जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ल्स ए बूचर ने खेल के उपकरणों को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया। क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स अबू बुचर ने खेल के उपकरणों को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया। इसने क्या उल्लेख किया? ऑप्शन ए समानांतर सलाखे हर्डल, ऑडियोमीटर, हॉरिजेंटल बार। वेरी गुड। बी रनिंग मेडल्स, ट्रेडमिल्स, एग्रोमीटर और गोल पोस्ट। दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल के लिए मैदान के आकार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? फुटबॉल के मैदान का आकार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो हमारा फुटबॉल का मैदान बनता है तो उसमें किसकी अहम भूमिका होती है? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जितने भी फुटबॉल के मैदान बनते हैं उनमें अहम भूमिका होती है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ की। उसके अंडर में आगे सारे फुटबॉल्स बनाए जाते हैं, ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फुटबॉल से लिया गया। फुटबॉल के गोल का आकार कितना होता है? जो फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है, पूरा क्षेत्र होता है गोल पोस्ट का, उसका आकार कितना होता है? 6 × 20 यार्ड। यानी कि वो 6 मीटर ऊंचा होता है, 6 गज ऊंचा होता है और 20 गज लंबा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से लिया गया। कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखो क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है बिल्कुल। कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये बिल्कुल सिंपल, रॉबर्ट ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर उनका पूरा नाम दिया गया है। वैसे बच्चे को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कोशिका खोज किसने की थी, तो बच्चे को पता होता है कि रॉबर्ट ने की थी। लेकिन रॉबर्ट अगर ब्राउन भी आ जाए, अगर उनका लास्ट सरनेम दे दे कि ब्राउन ने की थी, तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन उनका पूरा नाम है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो होता है केंद्रक, ये हमारी ऐसी कोशिका होगी और उसके अंदर एक केंद्रक होता है, गोल वाला पार्ट, उसके अंदर मटेरियल हमारा भरा रहता है। इस वाले पार्ट को हम केंद्रक बोलते हैं। ये हमारा केंद्रक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है,
अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसको फ्रैक्चर कितने प्रतिशत है, ये हम लगभग अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगभग अगर खेलों में चोटें लगती हैं, अगर किसी को कोई भी फ्रैक्चर है, हम अंदाजा अगर ऐसे लगाए कि चोट कितने लग सकती है, तो 50% हो सकती है। वो फ्रैक्चर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो यहाँ पर 50 to 60% हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको चोट कितनी लगी है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56% जो इसने दे रखा है, क्योंकि ये 50 to 60 के बीच में है। अगर 46 लेंगे तो हमारा कम जा रहा है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में जीव विज्ञानी यांत्रिकी, रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। जीव यांत्रिकी, रचना और गति, यानी कि किंसोलॉजी हमारी कौन सी है, यानी कि हमारी गति मूवमेंट, जो हमारे जॉइंट मूवमेंट है वो क्या है? मैंने इसका आंसर वैसे बता दिया आपको, किंसोलॉजी। किंसोलॉजी के अंदर हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती है, हमारी एनाटॉमी से संबंधित जितने भी मूवमेंट्स है या गतियां हैं, वो हम किस पर पढ़ते हैं? किंसोलॉजी के अधीन होकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांदीवाली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन है, कांदीवाली शिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? यह है मुंबई में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीके का क्वेश्चन भी है, आप ए, मुंबई में कांदीवाली शिक्षण संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार होते हैं? पेशीय तंतु जो पंखे की तरह के होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? पेशीय तंतु, यानी कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, वो पंख वाले जो टिश्यू हैं, वो कितने तरह के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आएंगी तीन, केवल तीन तरह के हमारे पेशीय तंतु या हमारे टिश्यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है। संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है। जब हम अपने शरीर को लेफ्ट राइट, आगे पीछे और ऊपर नीचे बांटते हैं, तो इनमें से इसने दे रखे हैं ऑप्शंस, तो इसमें से कौन सा नहीं है? बोन, हॉरिजेंटल, सैगिटल और फ्रंटल। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका बोन। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बोन। बोन हमारे जो संरचना है, इसको अगर हम पार्टीशन करते हैं तो बोन इसमें नहीं आती, क्योंकि बोन हमारी हड्डियां हैं। इसमें केवल तीन ही पार्ट होते हैं उसके, हॉरिजेंटल, सजाइटल और फ्रंटल। यानी कि फ्रंटल में हम आगे पीछे कर रहे हैं उसको, सजाइटल में उसको लेफ्ट राइट बांट लिया, और हॉरिजेंटल में उसको शरीर को खड़ा करके ऊपर से नीचे की तरफ काट रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है। जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वह रनिंग से संबंधित है या हमारे गेम्स हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है ऑक्सीजन की। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, टेटनस से बचाव के लिए ली जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन के अंदर पूछे हुआ जाने वाला मेडिकल वाला क्वेश्चन है ये। टेटनस में जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं, अगर किसी को टेटनस वगैरह हो जाए, तो टेटनस से बचने के लिए जो हम इंजेक्शन लेते हैं, उस दवाई का नाम क्या है? तो उसमें हम बहुत सारी दवाइयां ले सकते हैं। एथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, मेट्रोडोजोल भी ले सकते हैं, पेंसिलिन, तीनों दवाइयां हम टेटनस के बचाव के लिए ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीजी, बीसीजी के टीके बच्चे को बचाता है, या बीसीजी किस लिए बच्चे को लगाया जाता है? छोटे बच्चे को बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं कंधे के ऊपर, या अपनी जो हमारी थाई मसल्स होती है उसके ऊपर भी बीसीजी का टीके लगाए जाते हैं बच्चे को। लेकिन क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वे बच्चे को अक्षय रोग से बचाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोरंजन की मंशा पूर्णतः, क्वेश्चन क्या है? मनोरंजन की मंशा पूर्णतः की पुनः प्राप्ति है, यह कथन किसने दिया? एक पूरा कथन है, मनोरंजन की मंशा पूर्णतः की पुनः प्राप्ति है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, या यह ऑप्शन या ये कथन किसने दिया?
ये कथन दिया था रिचार्ड कार्लस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। रिचार्ड कार्लस ने यह कथन दिया था, मनोरंजन की मंशा पूर्णतः की पूर्ण प्राप्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है कितनी एनर्जी? अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 1 ग्राम वसा के अंदर जो एनर्जी होती है 9.1 कैलोरी होती है। 9.1 कैलोरी 1 ग्राम वसा के अंदर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? ये भी साइंस से संबंधित है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? यहाँ पर आपको ईयर बताना है। तपेदिक की खोज कब की गई थी? 1882 में। तपेदिक की खोज कब की गई थी? 1882 में। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ए सही रहेगा, 1882। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया था? यहाँ पर ईयर आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा, क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन से संबंधित योजना चालू की गई थी, किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर रिक्रिएशन नहीं, रिक्रिएशन होगा, किस उद्देश्य के लिए फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956। आजादी के बाद ही फिजिकल एजुकेशन और मनोरंजन को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया का लक्षण नहीं है, यानी कि मलेरिया हमें किस चीज से नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। मलेरिया अगर हमें है तो उल्टी भी हो सकती है, ठंड भी लग सकती है और बुखार भी हो सकता है, लेकिन खांसी नहीं हो सकती अगर मलेरिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा डी। खांसी होने से हम नहीं बता सकते कि मलेरिया है। उल्टी होने पे मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं, बुखार भी हो सकते हैं, ठंड में भी हो सकते हैं, यानी कि ठंड लग रही है, अचानक ठंड लगना। ये नहीं कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में बोलेंगे ठंड लग रही है तो मलेरिया के लक्षण है, नहीं। लेकिन अगर खांसी किसी को है तो नहीं बता सकते इसको मलेरिया है या वह मलेरिया के लक्षण नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। हमारे मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होता है सी, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? रेबीज का अन्य नाम, यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो रेबीज का दूसरा नाम भी होता है हाइड्रोफीबिया। रेबीज, कुत्ते के, बिल्ली के, बंदर के काटने से रेबीज फैलता है, तो रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देरी से बनता है? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा एसिड लेट बनता है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या लेट बनेगा अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमारा देरी से बनेगा, लेकिन अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे हमारी मसल जल्दी जल्दी भरी भरी हमें नजर आने लग जाती है, वो होता है लैक्टिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। खो खो के प्रत्येक खाने का आकार होता है, ये हमारे गेम्स लिया गया है। जो खो खो होती है हमारी, वो खाने कौन से पूछ रहे हैं? ये खो खो है। अगर हम खो खो की बात करते हैं, ये हमारी सेंटर लाइन, ये हमारी प्लेयर्स के बैठने वाली लाइन। तो ये जो खो खो के खाने पूछ रहा है, ये वाले जो खाने बने हैं जहां पर प्लेयर को हम बैठाते हैं, जो हमारे चेजर होते हैं पकड़ने वाले, इस वाले पार्ट को ये खाने बोल रहा है। ये खाने की मेजरमेंट हमारी कितनी होती है? 30 x 30 सेंटीमीटर। 30 30 सेंटीमीटर के हमारे ये खाने होते हैं। अगर इस खाने की पूरी मेजरमेंट हम देखेंगे तो हमारी क्या बनेगी? ये वाली मेजरमेंट।
ये भी 30 और ये भी 30। ये 30 30 सेंटीमीटर होती है, अगर फीट में करेंगे तो 1 1 फीट के होंगे ये स्क्वायर हमारे, और टोटल होते हैं ये कितने, 8। केवल 8 स्क्वायर हमारे खो खो के अंदर होते हैं। नोवा प्लेयर हमारा चेजिंग करना स्टार्ट करता है, वो खो देता है, जिस प्लेयर को वह खो देगा वो उसकी जगह इस खाने में बैठ जाएगा। आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं या जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी है तो कमेंट जरूर करते रहिए, और अपने आंसर्स क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।